सेल डिवीजन क्या होता है? जब एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है तो इस क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। जब कोई मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है तो इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में बिरचाउ ने देखा। बिरचाउ के द्वारा कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा गया। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होते हैं। पहला असूत्री विभाजन, यानी कि इसको इंग्लिश में एमाइटोसिस डिवीजन कहा जाता है। एमाइटोसिस डिवीजन होता क्या है? यह विभाजन जीवाणु, नील हरित शैवाल, कुछ प्रोटोजोआ, विषाणु यानी वायरस इत्यादि में होता है। तो पूछ देगा आपसे कि असूत्री विभाजन किस में होता है? तो होता है जीवाणु, नील हरित शैवाल, कुछ प्रोटोजोआ और विषाणु, इन सभी में असूत्री विभाजन होता है। इस क्रिया में केंद्र में संकुचन होता है, न्यूक्लियस में संकुचन होता है, जिसके फलस्वरूप दो पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसके साथ साथ कोशिका द्रव में भी विभाजन होता है। इस प्रकार एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। यदि ब्रीफ में समझे तो असूत्री विभाजन जीवाणु, नील हरित शैवाल और कुछ प्रोटोजोआ में होता है और वायरस में भी होता है। असूत्री विभाजन में केंद्र में संकुचन होता है, जिसके कारण दो पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसके साथ साथ कोशिका द्रव में भी विभाजन हो जाता है, जिससे मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका निर्माण हो जाते हैं। दूसरा विभाजन होता है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में की। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होती है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होती है, जिसके फलस्वरूप एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, मतलब गुणसूत्र की संख्या जितना मातृ कोशिका में होगा उतना ही गुणसूत्र पुत्री कोशिका में होगा। समसूत्री विभाजन को पहले दो भागों में बांटा गया। पहला है केंद्रक विभाजन, कैरोकाइनेसिस। कैरोकाइनेसिस क्या होता है? केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया 5 अवस्था में होती है। पहली अवस्था होती है अंतरावस्था, जिसे इंटरफेज कहा जाता है। इंटरफेज, यह अवस्था विभाजन के पहले की अवस्था होती है। जब मतलब विभाजन होने वाला रहता है उससे पहले की अवस्था को इंटरफेज कहते हैं। यह अत्यधिक क्रियाशील अवस्था होती है। और इंटरफेज को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जीवन फेज। जीवन फेज जिसे पोस्ट माइटोसिस गैप फेज कहा जाता है। इस अवस्था में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। जीवन फेज में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। और G2 फेज में डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है, लेकिन आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो मेन रूप से कहे तो जीवन में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है और G2 में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है। और एस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है, जिसके फलस्वरूप यह मात्रा में दोगुना हो जाता है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। एस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है। जीवन फेज में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होगा। G2 में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा, लेकिन एस फेज में डीएनए का संश्लेषण होगा। नेक्स्ट दूसरा होता है प्रोफेज। प्रोफेज में कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत प्रोफेज से ही शुरू हो जाती है। इसमें क्रोमैटिन जाल छोटे एवं मोटे होकर गुणसूत्र बनाते हैं और क्रोमोसोम 2 अर्ध भागों में बंट जाता है। दोनों भाग एक बिंदु से जुड़े होते हैं। इस बिंदु को सेंट्रोमियर कहते हैं। पूरी रचना सेंट्रोमैटिड कहलाती है।
इस अवस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली केंद्रिका गायब हो जाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाती है और तुर्क धागे का निर्माण शुरू हो जाता है। तीसरी अवस्था होती है जो होती है वह मेटाफेज, मध्य अवस्था। इस अवस्था में तुर्क धागे का निर्माण हो जाता है। इस पर क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमेयर द्वारा धागे के बीच में आकर जुड़ जाता है। इस विभाजन में 2 से 10 मिनट लगते हैं। चौथा होता है एनाफेज। एनाफेज यह अवस्था सबसे छोटी अवस्था होती है। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अवस्था कोशिका विभाजन की कौन सी होती है? एनाफेज। इस विभाजन में 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है और समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में सेंट्रोमेयर 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र में दोनों क्रोमैटिड सेंट्रोसोम के विभाजन के कारण अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र अब दोनों ध्रुवों की ओर चला जाता है। पांचवा अवस्था जो होती है वह टेलोफेज। यह अवस्था प्रोफेज की उल्टी होती है। उसमें केंद्रक और केंद्रिका स्पष्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। इस प्रकार एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण होता है और स्पिंडल फाइबर नष्ट हो जाते हैं यहाँ पर। और यह अवस्था पूरी होते ही एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। और दूसरी जो होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस केंद्रक के विभाजन के बाद संकुचन द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। वह सभी थी केंद्रक विभाजन की प्रोसेस 5 अवस्था में होती है और केंद्रक विभाजन जैसे ही होता है उसके बाद संकुचन द्वारा कोशिका का विभाजन हो जाता है। इस प्रकार एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। पौधे में साइटोकाइनेसिस की क्रिया सेल प्लेट द्वारा होती है। समसूत्री विभाजन का महत्व। जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। इस विभाजन के द्वारा शरीर की मरम्मत होती है तथा घाव भरता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या क्या होता है, यही होता है। उसका महत्व क्या है? तो जीवों में वृद्धि एवं विकास के लिए समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा शरीर की मरम्मत होती है तथा घाव। और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। सेल डिवीजन 3 प्रकार से होते हैं, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो अब अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। अर्धसूत्री विभाजन में जब विभाजन होता है तो मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या की दुगुनी होती है। यानी कि जितना मातृ कोशिका में गुणसूत्र होगा उसका आधा पुत्री कोशिका में गुणसूत्र होगा। यह होती है अर्धसूत्री विभाजन में। मियोसिस को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है मियोसिस 1, उसके बाद प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। प्रोफेज को भी निम्न अवस्थाओं में बांटा गया है। एक होता है लिप्टोटीन। लिप्टोटीन इस अवस्था में क्रोमैटिन जाल कुंडलित एवं लंबे होते हैं। जाइगोटीन इस अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें बायोवैलेंट कहा जाता है। उसके बाद पैकिटीन। पैकिटीन अवस्था, इसमें गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। प्रत्येक समजात गुणसूत्र के क्रोमैटिड अलग अलग दिखाई देते हैं, उन्हें चतुष्टक कहा जाता है। और अगला जो अवस्था होती है उसे डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में समजात गुणसूत्र के बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप अलग अलग हो जाते हैं किंतु कुछ बिंदु पर आपस में जुड़े होते हैं। इस बिंदु को काइजमा कहते हैं। तो पूछ देगा काइजमा की अवस्था किस में होती है? डिप्लोटीन में। इस बिंदु पर क्रोमैटिड के खंड बीच अदला बदली होती है। इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर
किस में होती है? तो यह होती है अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज के जो निम्न अवस्था होती है उस अवस्थाओं में से डिप्लोटीन की अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर के कारण संतान माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं। क्रॉसिंग ओवर के कारण ही जो संतान होते हैं वह माता पिता से भिन्न होते हैं। और क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया डिप्लोटीन में होती है। प्रोफेज की एक अवस्था है डिप्लोटीन। उसके बाद नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस जो अवस्था होती है, इस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं तथा केंद्रक एवं केंद्रिका गायब हो जाती है। तुर्क धागे का निर्माण शुरू हो जाता है। फिर उसी प्रकार सारे अवस्थाएं मेटाफेज 1, प्रोफेज 1, एनाफेज 1 ये सभी सेम उसी प्रकार कार्य करते हैं और अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है।